दौरान अरब सागर में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जिसने ये साबित कर दिया कि सदियों जिसे काल्पनिक कथा कहा जाता रहा, असल में वो वास्तविक इतिहास है। समंदर के अंदर मिले सबूतों ने ये सिद्ध कर दिया कि जिसे कुछ लोग मनगढ़ंत कहानी भर मानते थे, वास्तव में वही वास्तविक सत्य और वास्तविक इतिहास है। आखिर आर्कियोलॉजी विंग के उन गोताखोरों को समंदर में ऐसा क्या मिला और ऐसी क्या वजह रही कि आर्कियोलॉजी विंग को समंदर की तह में खोज करना पड़ा? क्या आर्कियोलॉजी विंग को पानी के भीतर कोई खजाना मिला? दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर ऐसी कई जगहें हैं जिनका नाता रहस्यों से गहरा है। रहस्यों के अलावा कई प्राचीन स्ट्रक्चर्स, खजाने अब भी दुनिया भर के कोने में कहीं ना कहीं छिपे हैं, जिनमें से कुछ इंसानों के सामने उजागर हुए, जबकि कुछ का पता नहीं है। और कहीं कहीं तो कुछ का पता होते हुए भी इंसान उस खजाने और उस रहस्य तक पहुंच पाने में नाकामयाब है। तिरुअनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को ही ले लीजिए, जहां सरकार के आदेश पर वहां के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 6 दरवाजों को खोलने के बाद तकरीबन 1,32,000 करोड़ की संपत्ति सरकार को प्राप्त हुई, जबकि 7वें दरवाजे को अब तक नहीं खोला जा सका है। और बता दें कि उस दरवाजे पर ना तो कोई ताला जड़ा है और ना ही किसी नट बोल्ट की मदद से उसे बंद किया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस दरवाजे पर एक दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित ताला लगाया गया है। खैर, हम आज के इस वीडियो में किसी और जगह की बात कर रहे हैं, इसलिए चलिए वापस से इस टॉपिक पर आ जाते हैं। दोस्तों, समंदर के भीतर आर्कियोलॉजिकल विंग के गोताखोरों को एक लॉस्ट एंशिएंट सिटी मिली थी। जाहिर है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी ओल्ड एंशिएंट सिटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, द्वारिका। ये वही नगरी है जिसके बारे में अगर पहले कोई जिक्र भी करता था तो सामने वाला उसे ये कहकर चुप करा देता था कि ये बस एक काल्पनिक शहर है, बस एक मनगढ़ंत कहानी भर है। लेकिन जैसे ही 2007 में सच सामने आया तो उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ गया जो द्वारिका नगरी को सिर्फ एक काल्पनिक शहर भर मानते थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजी टीम और वैज्ञानिक समय समय पर समंदर के भीतर इस लॉस्ट सिटी की खोज में रिसर्च करते रहते थे। लेकिन जब 2007 में समंदर के भीतर इन्हें द्वारिका नगरी के कुछ प्रमाण मिले तो टीम को लीड कर रहे आलोक त्रिपाठी सहित टीम के सभी सदस्य दंग रह गए। आइए आज के इस खास पेशकश के माध्यम से ये जानते हैं कि कैसे द एंशिएंट लॉस्ट सिटी द्वारिका की खोज हुई और किस वजह से द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दोस्तों, वीडियो काफी स्पेशल है और इंटरेस्टिंग भी, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। द्वारिका नगरी मिलने से पहले इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की क्या धारणा थी द्वारिका नगरी को लेकर? दोस्तों, द्वारिका नगरी की खोज से पहले भले ही इसे काफी लोग काल्पनिक शहर मानते थे, लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सच है कि सदियों पहले से ही द्वारिका नगरी पर बड़े बड़े लोगों के बीच चर्चा होती रही है। बता दें कि 2007 में आर्कियोलॉजी विंग को लीड करने वाले आलोक त्रिपाठी ने द्वारिका नगरी के विषय में बताते हुए इतिहासकार एस आल्टेकर के कोट्स का जिक्र किया था, जिसमें 1920 में आल्टेकर ने द्वारिका नगरी के विषय में ये कहा था कि आधुनिक द्वारिका नगरी 1200 ईसा पुरानी नहीं होगी। हालांकि दूसरी ओर उन्होंने ये जरूर माना था कि द्वारिका समुद्र में समा गई थी। 1943 के अपने निबंध में स्कॉलर एडी पुल्स्कर ने यह लिखा कि खोज के दौरान मिली द्वारिका नगरी वही नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ था। जबकि 2013 में एस्क्वेंशस एट द्वारिका 2007 के विषय में द्वारिका नगरी के बारे में ब्रिटिश सरकार में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके एफ.ए. बारगिटीर लिखते हैं कि मार्कंडे पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका नगरी रेवतक पर स्थित थी, जिसे महाभारत में पर्वत श्रृंखला कहा गया है। और वर्तमान में यही पर्वत श्रृंखला जूनागढ़ में स्थित गिरनार पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है, जो कि द्वारिका शहर से 200 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, कुल मिलाकर बड़े बड़े इतिहासकारों और स्कॉलर्स के कथनों से यह साबित होता है कि कुछ लोगों के द्वारा द्वारिका नगरी को भले ही काल्पनिक शहर कहा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी खोज की प्रक्रिया जारी थी। इस पर चर्चा होती रही, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें द्वारिका नगरी के वास्तविक होने का आभास था। 2007 से पहले भी
हुई द्वारिका नगरी की खोज। दोस्तों, द्वारिका नगरी की खोज 2007 से पहले भी हुई थी। जी हाँ, दरअसल 1960 में द्वारिका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। फिर वहां पर खुदाई करने के दौरान भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई ऐसी चीजें पाई गईं जो काफी प्राचीन थी। इस खोज के बाद द्वारिका नगरी के चर्चे काफी तेज हो गए, तो और इतिहासकारों ने भी इस खोज में अपनी रुचि दिखाई। आगे चलकर 1963 में गुजरात सरकार के आर्कियोलॉजिस्ट टीम के सहयोग से डेक्कन कॉलेज में भी द्वारिका के आसपास खुदाई की गई। फिर उसके बाद 1979 में एएस रावत के नेतृत्व में एएसआई ने द्वारिका मंदिर के आसपास के एरिया की खुदाई शुरू की। हालांकि उस दौरान खुदाई में मिले एविडेंसेस की ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। बता दें कि उस दौरान ही खुदाई में 3 मंदिरों के अवशेष और बेहद प्राचीन बर्तनों के अवशेषों की खोज की गई थी। इनके कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये सभी अवशेष बेहद ही प्राचीन हैं। लेकिन दोस्तों, इतने एविडेंसेस भी द्वारिका नगरी के वास्तविक होने का प्रमाण के लिए काफी नहीं थे, जिस वजह से द्वारिका की खोज आगे भी जारी रही। 2005 में आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में द्वारिका नगरी की खोज के लिए गोताखोरों को एक बार फिर से पानी के अंदर भेजा गया। लगभग 2 साल तक चले इस खोज में अंततः 2007 में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को प्राचीन शहर द्वारिका नगरी के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले, जिससे यह साबित हो गया कि द्वारिका नगरी मिथ नहीं है बल्कि वास्तविक इतिहास है। इस खोज के साथ ही उन लोगों के मुंह पर ताले चढ़ गए जिन्होंने द्वारिका नगरी को काल्पनिक शहर और मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा भर माना था। समंदर की तह में क्या मिला? दोस्तों, काल्पनिक कहे जाने वाला द्वारिका नगरी अब वास्तविक इतिहास है, जिसके प्रमाण के तौर पर समंदर से मिले मंदिरों के ढेरों अवशेष आर्कियोलॉजी टीम के पास है। बता दें कि सन 1989 में ही समंदर के अंदर खोज के दौरान बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप के पत्थर पाए गए थे। इन पत्थरों के साथ ही अर्धचंद्राकार पत्थर भी रिसर्च टीम को मिले थे, जिनके बारे में रिसर्च टीम ने यह कहा था कि ये सारे पत्थर इंसानों द्वारा तराशे गए हैं और जो बड़ी बड़ी दीवारों के अवशेष हैं। दोस्तों, अवशेषों में काफी मात्रा में चूना पत्थर भी पाया गया था और ऐसा माना गया कि इन पत्थरों का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए किया गया होगा। इन पत्थरों के अलावा समंदर की तह से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 की खोज में रंगीन वस्तुएं भी समंदर के भीतर से मिली। इसके अलावा कई ऐसी कलाकृतियां पाई गईं जो द्वारिका नगरी को हिस्सा होने का प्रमाण दे रही थीं। दोस्तों, खोज के दौरान हाइड्रोग्राफिक सर्वे से समंदर के भीतर 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिला, जिसे समंदर की तेज बहाव ने तबाह कर दिया था। गौरतलब है कि द्वारिका नगरी में अनेकों द्वार थे, जिसकी वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा। इस नगर के चारों तरफ कई लंबी लंबी दीवारें थीं और आर्कियोलॉजी टीम का ये मानना था कि समंदर के भीतर से मिले बड़े बड़े पत्थर किसी बड़ी दीवार के अवशेष हैं। यूं डूबी द्वारिका नगरी। दोस्तों, द्वारिका नगरी का संबंध महाभारत से है और जब समंदर के भीतर के अवशेषों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि अवशेष द्वारिका नगरी के ही हैं, तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर द्वारिका नगरी समंदर में क्यों डूबी? अब जिन लोगों ने इस खोज के पहले ही द्वारिका नगरी में अटूट विश्वास दिखाया था, उन्हें तो इस सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन जो ये नहीं जानते कि आखिर द्वारिका नगरी समंदर में क्यों समाई, उन्हें बता दूं कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों को खो देने से काफी दुखित और क्रोधित थीं। उनके अनुसार उनके पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को क्रोधवश ये श्राप दे दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार से यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था, जबकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार एक दूसरे श्राप की वजह से भी द्वारिका नगरी समंदर में लीन हो गई थी। जी हाँ, माता गांधारी का अतिरिक्त दूसरा श्राप द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण के पुत्र साम के कारण लगा था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद आदि एक समय द्वारिका पहुंचे थे और वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र साम भी शामिल थे। बता दें कि युवकों के मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने सांब को यह श्राप दिया था कि श्री कृष्ण का यही पुत्र यदुवंशियों के कुल के नाश का कारण बनेगा। दोस्तों, धर्म ज्ञाताओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समंदर में लीन हो गई थी।
द्वारिका नगरी के डूबने से पहले अर्जुन बचे हुए द्वारिका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए थे। कैसी है आज की द्वारिका? दोस्तों, आज की आधुनिक द्वारिका अरब सागर के सामने कक्ष की खाड़ी के समीप स्थित है। आज भी द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ यात्रा के संगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बता दें कि द्वारिका वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और पुरी के साथ काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, इन सभी शहरों का उल्लेख कृष्ण की समस्त कथाओं में कहीं ना कहीं मिलता ही है। सौराष्ट्र में ऐसे कई शहर हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इसमें बेट द्वारिका और मूल द्वारिका भी शामिल है। हाल ही में मोदी जी ने बेट द्वारिका मंदिर का दर्शन किया और समंदर में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि महाभारत जिस द्वारका का उल्लेख किया गया है, उसी द्वारिका को ढूंढने के लिए तकरीबन 20 शताब्दी से कई स्कॉलर्स अथक प्रयास कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े तार। दोस्तों, बेट द्वारिका में खुदाई के दौरान एक और जो साक्ष्य मिले हैं, वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ साक्ष्य 1900 से 1300 ईसा पूर्व के हैं। बता दें कि समुद्र में पानी के नीचे पाए गए पत्थर बेट द्वारिका में हड़प्पा सभ्यता के काल के समान थे और कई इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा का अंतिम युग महाभारत काल के समय का ही युग था। इस तरह से बेट द्वारिका की खोज के दौरान मिले साक्ष्य के तार हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। वैसे द्वारिका नगरी के खोज के दौरान मिले साक्ष्यों पर अभी और स्टडी की जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस द्वारिका नगरी को पहले काल्पनिक शहर बताया जाता था, आज उसी शहर के अवशेष आर्कियोलॉजी टीम के पास हैं और उन्हें साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित भी हो चुका है कि द्वारिका नगरी काल्पनिक शहर नहीं है, बल्कि वास्तविक शहर है जो आज भारत सनातन धर्म के इतिहास का एक हिस्सा है। द्वारिका नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा 12 योजन भूमि पर बसाई गई द्वारिका नगरी का प्रमाण आज भी समुद्र में तह में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या मानना है? क्या समंदर में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के लिए समंदर में और भी खोज की जानी चाहिए?